स्वागत साइंस पॉइंट में। आज अपन लोग भूगोल में परसों जो कल तो अपने भूगोल का काम किया नहीं था, आज भूगोल और कल परसों जो अपन वायुमंडल पढ़े थे उससे आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब वायुमंडलीय दाब होता क्या है, वायु दाब होता क्या है, इसको पहले पढ़ेंगे। वायु दाब का मतलब ये होता है P बराबर एच डी जी। इसका मतलब ये होता है पारे का 76 सेंटीमीटर स्तंभ है कोई भी, ठीक है, 76 सेंटीमीटर पारे का स्तंभ है, उसके द्वारा जो अनुभव किया गया वायु का दाब है वो क्या कहलाता है, एक वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ठीक है, समझे मेरी बात को नहीं है? तो अपन क्या 76 सेंटीमीटर पारे का ले लेंगे ऊंचाई, उस पर जितना प्रेशर पड़ा वो क्या कहलाएगा, वायु दाब कहलाएगा। डी पारे का घनत्व तो 13.1 और जी 980, ये निकालेंगे, इसको गुणा करके तीनों को निकालेंगे। अब आपको ध्यान है, एक कोई भी चीज होती है, अब पानी आपको मालूम है ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है कि नहीं गिरता है? भाई पानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है, प्रवाहित होता है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से ताप है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाता है, नहीं जाता है क्या है? उसी प्रकार से वायु दाब है नहीं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। बात है समझ में नहीं? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु चलती है, हमेशा ध्यान रखना है। अब वायु दाब को मापते हैं बैरोमीटर से और थर्मोमीटर से नापते हैं किसको, टेम्परेचर को। जहां आपका ताप कम, जहां ताप कम होगा तो दाब अधिक होगा। बात आई समझ में नहीं? टेम्परेचर कम तो दाब अधिक, बात आई समझ में नहीं? मान लीजिएगा थर्मोमीटर का जो गिरेगी रीडिंग गिरेगी तो बैरोमीटर का रीडिंग बढ़ेगा, बात आई समझ में नहीं? है ना। मान लीजिएगा बैरोमीटर का एकदम रीडिंग नीचे गिर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तापमान बढ़ रहा है, दाब कम हो रहा है ना। दाब कम हो रहा है, मान लीजिए कि यहाँ दबाव बहुत कम हो रहा है, दबाव कम हो रहा है और यहाँ का दबाव ज्यादा है वायु का, तो वायु तेजी से सब दौड़ेगी नहीं दौड़ेगी इस दबाव को बढ़ने के लिए, तो वहां पर क्या आएगी, तूफान आने की संभावना हो गई, नहीं होगी क्या? हवा तेजी से हवा आएगी, जहां पर निम्न दाब हो गया तो उच्च दाब से तेजी से हवा इस ओर चलेगी। ठीक है, ये बात समझ में आएगी नहीं है? अब हम लोग आगे देखते हैं इसको। एक तो ये चीज हो गया, और पहले मैं बताया आपको ऊंचाई जो ऊंचाई पे जाते हैं तो वायु दाब कम होता जाता है, ये बताया नहीं बताया? इसलिए कोई व्यक्ति अगर पहाड़ों पर चला जाता है तो उसे बेचैनी महसूस होती है। मान लीजिए अंतरिक्ष में चले जाए तो अंतरिक्ष में क्या होता है, वायु दाब बहुत कम होता है, तो अपने धमनियों और सिराएं है ना, यदि अपने आप फूट जाएगी, फुहार निकलेगी पानी के, सॉरी उसके क्या ब्लड के, यहाँ पर अपने आप फूट जाएगा। क्यों? क्योंकि वायु दाब कम होता है। ठीक है, वहां ये क्या करती है, ऊपरी ये बाहर की वायु है ना, एक तो यहाँ क्या करता है, रक्त बहता है तो रक्त दबाव डालता है, वो दबाव और वायुमंडल दाब दोनों बराबर होता है, इसलिए ये सब संतुलन में बात बनी रहती है। बात आगे समझ में नहीं? ठीक है, चलो आगे। अब अपन लोग आगे इसको देखते हैं। अब वायुमंडलीय पेंटिंग को देखते हैं अपन लोग। पहले पृथ्वी पर क्या स्थिति, ये आपका पृथ्वी है, ठीक है। एक मिनट इसको सही ढंग से मैं बना देता हूँ, ठीक है। आपको मालूम है पृथ्वी घूर्णन करती है कि नहीं करती है भाई? पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी दो काम करती है, एक तो घूर्णन करती है और एक गोल है भाई, ध्यान रखना, ये विषुवत रेखा और ये 5 डिग्री यहां से यहां, ठीक है, 0 ये विषुवत रेखा, ये 5 डिग्री और ये आपका 5 डिग्री और ये भी इस साइड में 5 डिग्री, ठीक है। और यहां से यहां ये आपका यहां ये 30 से 35 डिग्री है। अब यहाँ 30 से 35 डिग्री, ये 35 डिग्री, अभी आप यहाँ ध्यान रखना। अब क्या होता है भाई, ये जो आपका है ना, ये जो आपका है वायु दाब है, वायु दाब किन किन कारकों पर पहले निर्भर करता है, किस पर डिपेंड करता है? सागर तल से ऊंचाई पर, मैंने अभी भी बता दिया, जितना सागर तल से ऊंचाई पे जाएंगे तो वायु दाब कम होता जाएगा। तापमान पर डिपेंड करेगा, जहां तापमान अधिक होगा वायु दाब कम हो जाएगा। पवन संचरण पर डिपेंड करेगा, पृथ्वी के घूर्णन पर डिपेंड करेगा, नहीं करेगा? अब पृथ्वी घूमती है तो कैसे डिपेंड करता है, अपन अभी इसको देखेंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पर क्या होता है, ये जो विषुवत रेखा है इस पर सूर्य लगभग सीधा चमकता है, यहाँ का तापमान अधिक होता है, लेकिन यहाँ का तापमान उच्चतम नहीं होता है, उसमें बहुत अधिक तापमान नहीं होता, बहुत अधिक तापमान तो यहाँ होता है सहारा के मरुस्थल के आसपास, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि यहाँ पर बारिश होती है, और मैंने कल भी बताया था ह्यूमिडिटी होती है, जल वाष्प की आर्द्रता जो होती है ना हवा के अंदर, यहाँ अधिक होती है, समझ गए मेरी बात को। और जो वायु आर्द्र होती है ना वो हल्की होती है, अपने पहले भी पढ़ चुके हैं, एग्जाम आया निम्नलिखित में से कौन सी वायु सबसे भारी होती है? सबसे भारी होगी शीत शुष्क वायु, ठीक है ना। अणुभार वगैरह मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, एक बार ध्यान हो तो, ठीक है ना। शीत मतलब क्या, आर्द्र वायु होती है ना, आर्द्र वायु
गर्म आर्द्र वायु होती है वो हल्की होती है और हल्की होकर के वो ऊपर उठ जाती है। ठीक है, समझे मेरी बात को? यहाँ दो कारक काम करते हैं, एक पृथ्वी घूमती है, यहाँ पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे घूमती है, नहीं घूमती है? कोई भी चीज है, मान लीजिए गोल है, घूमती है, गड्ढे जैसे है, उसको अपन लोग तेजी से घुमाते हैं, कोई चीज उसके ऊपर पानी वगैरह डाल देते हैं, उछल जाता है नहीं उछल जाता है? वैसे ये क्या करती है, यहाँ पवन भी फैल जाती है यहाँ पर, लेकिन पवन के फैलने की तुलना में यह तापमान ज्यादा प्रभावी फैक्टर है। ठीक है, उच्च ताप के कारण और आर्द्र वायु होने के कारण इसके साथ विषुवत रेखा पर क्या है, आपके यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण सबसे कम है, इसलिए यहाँ की वायु ऊपर उठ जाती है। बैठा समझ में? यहाँ की वायु ऊपर उठ करके यूं चली जाती है, यूं चली जाती है, यूं चली जाती है, यूं चली जाती है और जाके यहाँ नीचे उतरती है वापस, यहाँ पर 30 से 35 डिग्री के पास। जहां हवा ऊंची उठती है पवन, वहां पर निम्न दाब हो जाता है और जहां पर नीचे उतरेगी वहां उच्च दाब हो जाएगा। बात आई समझ में कि नहीं? तो यहाँ जो निम्न दाब है वो किस कारण है? यहाँ जो निम्न दाब है वो किस कारण है? यहाँ किस कारण है बताओ? एक तो वायु का अवतरण हो रहा है, यहाँ पर वायु नीचे उतर रही है ना, वायु का अवतरण होना तो चाहिए भाई, अवतरण, वायु का अवतरण, वायु नीचे उतरी और पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। पृथ्वी घूमती है इसलिए घूमती यहाँ जो नीचे। पृथ्वी का घूमने का वेग सबसे अधिक कहाँ पर है? चाल कहाँ पर? ये एग्जाम क्वेश्चन आया है, तो वेग सबसे अधिक तो है कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। यहाँ तेजी से घूमेगी क्योंकि यहाँ पृथ्वी का दीर्घवृत्त है। ठीक है ना, अक्षांश देशोत्तर अपन पढ़ेंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। बात आगे समझ में नहीं? ठीक है, तो ये जो 30 से 35 डिग्री के बीच का जो अक्षांश है उसको बोलते हैं अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश क्या है? अश्व अक्षांश है 30 और 35 डिग्री अक्षांश के बीच उच्च दाब की वायु पेटी। उच्च दाब की जो वायु पेटी होती है ना उसको क्या बोलते हैं? अश्व अक्षांश बोलते हैं। बात आई समझ में नहीं? यहाँ उच्च वायु दाब की पेटी क्यों है? क्योंकि वायु नीचे उतरती है, वायु का अवतरण होता है और पृथ्वी का घूर्णन। यहाँ क्यों है? क्योंकि उच्च ताप। बात आई समझ में नहीं? ये जो पेटी है ना ताप जन्य है। ये जो आपके इसको बोलते हैं डोल ड्रम्स, जीरो के डोल ड्रम। डोल ड्रम क्या है? 0 और 5 डिग्री अक्षांश के बीच निम्न वायु दाब की पेटी को क्या बोलते हैं? डोल ड्रम बोलते हैं। ये सतत नहीं है, लगातार नहीं है, कहां पर है कहां पर नहीं है, इसके भी कारण है। ठीक है, बात आई समझ में नहीं? ये आपके उच्च दाब की पेटी है और ये निम्न दाब की पेटी है। और मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। नहीं बताया क्या? पहले बता दिया ना, तो मैं यही कर देता हूं, ऐसा ये ऐसे चलती है। ठीक है, ऐसे। अब ये सीधी क्यों नहीं आती? सीधी पृथ्वी के घूर्णन के कारण नहीं आती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण विक्षेप उत्पन्न होता है, एक सूडो फोर्स उत्पन्न होता है। ठीक है, कोरोनलिसिस बल बोलते हैं। उस कोरोनलिसिस बल के कारण ये पृथ्वी पर क्या होती है? ये सीधी नहीं चलती है पवन और दिशा इसकी चेंज हो जाती है। और दिशा इसकी किस ओर चेंज होगी इसको ज्ञात करते हैं फेरेल के नियम से। किसका नियम? फेरेल का नियम। फेरेल का नियम। किसका नियम? फेरेल का नियम। जिस ओर से पवन आ रही है, मान लीजिए इस साइड से पवन आ रही है, ठीक है, तो मैं यूं खड़ा हो गया, देख इस साइड में खड़ा हो गया, तो ये इस ओर क्या होगा? ये विक्षेपित होगी, वही नहीं होगी इस ओर। समझिए बात को नहीं? अब मान लीजिए यहां से अपन आगे जाएंगे तो 60 और 65 डिग्री के आसपास आएगी। ये 60 से 65 डिग्री के आसपास ये निम्न वायु दाब है। अब होना तो यह चाहिए उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब। इसको क्या बोलते हैं? उप ध्रुवीय। उप ध्रुवीय ध्रुवों के पास है उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी होनी चाहिए। क्या? निम्न दाब की पेटी है, होनी तो चाहिए उच्च दाब की पेटी। उच्च दाब की पेटी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ तापमान कम है भाई, दोनों के नजदीक तापमान कम होता है ना, तो तापमान जहां कम होगा वहां वायु दाब अधिक होगा। नहीं हुआ, ये अपन पहले से पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हैं? ठीक है, ये होगा उपोषण, ये होगा उपध्रुवीय वायु दाब पेटी। उपोषण वायु अवतरण होती है। अब इसमें क्या होगा भाई? इसमें यूं होगा, इसमें यूं वायु चलेगी। मैंने क्या कहा? ये दाहिना हाथ है, जैसे मैं बताऊं यहां मैं इस साइड में यहां दिशा देखूंगा विषुवत रेखा के आसपास, तो मैं यूं खड़ा हो जाऊंगा, होऊंगा कि नहीं हुआ? जिस ओर से पवन आ रही है उस ओर पीठ कर अगर हो जाओ तो इस ओर हो रही कि नहीं हो रही है? दाहिने ओर घूम जाती है और इस साइड में जा रही हवा में यूं इस साइड में पीठ हो जाएगी मेरी, तो ये भी दाहिनी ओर मुड़ रही नहीं मुड़ रही है। पता ही समझ में नहीं? और ये आपके ध्रुवों की जो पेटी होगी ये उच्च दाब की पेटी होगी। उच्च दाब की ये पेटी क्यों होगी बता सकता क्या? ध्रुवीय उच्च दाब पेटी क्यों होगी बता? उच्च दाब की पेटी क्यों होगी? है ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी होने का प्रमुख कारण है
ताप बहुत कम होना। यहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री से कम रहता है, उच्च वायु दाब की पेटी है, तो यहाँ से ऐसे चलेगी पवन, ऐसा चलेगी नहीं, सीधी क्यों नहीं चलेगी, पृथ्वी के घूर्णन के कारण सीधी नहीं चलेगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। इसी प्रकार से ये जो है ना, इसको पशुआ पवन बोलते हैं, ये और ये साल भर चलती है, ये पशुआ पवन है, और व्यापारिक इनको बोलते हैं व्यापारिक पवन है, ठीक है ना। इसी प्रकार दक्षिण गोलार्ध में भी यही होगा, ये 0 डिग्री मान लीजिए, और ये 30 से 35 डिग्री है, ठीक है ना, ये यूं जाएगा, ये 30 से 35 डिग्री हो जाएगा, है ना। और इसमें दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा, दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर घूम जाएगी, घूम रही नहीं घूम रही, यहाँ इस और बाजार में यूं सीधा कदम बाईं और फेर देनी मन सा, ठीक है ना, ऐसे। और ये वाली पीटी है ना, जो उपध्रुवीय पीटी, ये 60 से 65, ये यहाँ पे होगी, होगी कि नहीं होगी, है। और ये वाली पेटी कौन सी होगी, यहाँ पर आपके होगी ध्रुवीय पेटी। ये ध्रुवीय पेटी उच्च दाबी पेटी है, क्यों है, क्योंकि तापमान यहाँ कम है। ये निम्न दाबी पेटी क्यों है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ये उच्च दाब की पेटी क्यों है, ये हो चाहे एक हो, एक बात, ये उच्च दाब की पेटी क्यों है पेटी उच्च दाब की, क्योंकि पृथ्वी पवन का अवतरण होता है घूर्णन के साथ, पवन नीचे उतरती नहीं, वो वायु का अवतरण होता है, वायु नीचे बैठती है, जहां वायु नीचे बैठेगी वहां क्या हो जाएगा, उच्च दाब होगा, उच्च दाब हो जाएगा। ये बात समझ बैठेगी नहीं बैठी, ठीक है। आगे अब कितनी पेटियां हो गई, कितनी पेटी, 3 पेटी, ये 3, ये 6 और ये 7 पेटी हो गई, नहीं बेटा समझ में नहीं है, हो गई नहीं। अब साथ में निम्न दाब की पेटी कितनी है, ये निम्न दाब और ये निम्न दाब, इसका पृथ्वी का घूर्णन और इसका ताप, ठीक है, और इसका ताप उच्च दाब पेटी, और ये वायु का अवतरण और ये भी वायु का अवतरण, और ये ताप, समझ आ गया नहीं, 2 पेटियां ताप जनी है, बाकी दाब जनी है, ठीक है, समझ आ गई बात को नहीं, ठीक है। आगे चलो, इसके बाद में आप लोग देखते हैं, एक होता है आइसोबार। आइसोबार एग्जाम पूछ लेते हैं, आइसोबार का मतलब होता है समान वायु दाब वाली जो रेखाएं हैं उनको मिलाने वाले बिंदुओं को क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। और आइसोथर्मल किसको बोलते हैं, समान तापमान वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को आइसोथर्मल बोलते हैं, ये बात है ध्यान रखना एक तो, ठीक है ना। अब एक दक्षिण में एक और है, ये जो है ना 40 डिग्री, ये वो 30 से 35, ये 30 और ये 35 हो गया। तो यहां पर क्या दक्षिणी गोलार्ध में क्या समस्या है, दक्षिण गोलार्ध में ये है कि आपके दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की मात्रा कम है, मैप देखना, और जल ज्यादा है, इसलिए ये पशुआ पवन बहुत तेजी से चलती है, तो वायु पानी भी इनके साथ बहुत तेजी से चलता है, इसलिए अलग अलग अक्षांशों पर इसके अलग अलग नाम है। कहाँ 40 डिग्री पर क्या नाम है इसका, गरजती 40, 50 पर भयंकर 50 और 60 पर चीखती 60, इनके नाम है, किसके नाम, पशुआ पवन हो गए, ठीक है ना। तो ये देखो, ये गरजती 40, गरजती 50, चीखती 60, ये दक्षिण गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में क्यों नहीं है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल का भाग अधिक है, पानी के निर्बाध प्रवाह की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना, जगह उपलब्ध नहीं है। दक्षिण में स्थल भाग कम है, समुद्र ज्यादा है, पानी निर्बाध रूप से बहता तो उसके पवनों के कारण, पशुआ पवनों के कारण क्या गति बढ़ जाती है, ठीक है। इनको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम दिया है। जो सालों पर एक ही दिशा में जो पवनें चलती है उनको सनातन पवनें बोलते हैं, ग्रहण बोलते हैं, ठीक है, प्रिवेलिंग विंड्स बोलते हैं, ठीक है। और जो दिशा चेंज कर लेती है उसको, जैसे मौसम के अनुसार जो दिशा चेंज कर लेती है उसको क्या बोलते हैं, मानसूनी पवनें, ठीक है। और जो स्थान विशेष के कारणों से चलती है या समय विशेष पर जो चलती है, मौसम विशेष में, उनको क्या बोलते हैं, स्थानीय पवनें बोलते हैं। इनको अपन स्थानीय पवनों को अपन कल देखेंगे। एक और आगे है, एक जियोस्ट्रैफिक विंड होती है, वो क्या होती है, 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर सीधी मार्ग में चलती है, समदेव रेखाओं के समांतर और दाब प्रवणता के समकोण पर, और ये सीधी चलती है, ये प्रभावित नहीं होती, किससे, पृथ्वी की घूर्णन से। समझ में आ गया नहीं। तो वायु दाब की दिशा किस नियम से क्या करते हैं, फेरेल के नियम के अनुसार, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर, ठीक है ना, ये हो जाती है। पेटियां कितनी बता दिया, और पेटियां उच्च दाब की पेटी कौन सी है और वो क्यों है, निम्न दाब की पेटी कौन सी है, क्यों है, इसको अपने को अच्छी तरह ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में आता है। ओके, कल इसे आगे देखेंगे, ठीक है।